अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी राजेश विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी। राहुल है, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ये PT 365 अपडेटेड क्लासरूम है। इसमें हमने 3.7.4 तक कवर कर लिया था। आज 3.8 से लेकर 3.11 तक हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो हम बात करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पहला जो न्यूज़ है वो है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020। पार्लियामेंट ने लास्ट ईयर पास करा था मेजर ये पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020। इस बिल में रेगुलेशन है ऑपरेशन का और प्लानिंग जो मेजर पोर्ट्स है कंट्री में, प्रोवाइड करता है ग्रेटर ऑटोनॉमी पोर्ट्स को। रिप्लेस करता है पुराना जो 1963 का मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट को है। एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे? मेजर पोर्ट जो चेन्नई, कोचिन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मोरमुगांव, पारादीप और VO चिदम्बरम, ये टुटीकोन में है। इन पोर्ट को अप्लाई करता है ये मेजर जो पोर्ट्स हैं। अच्छा, हम डिफरेंस देख लेते हैं कि 1963 वाले में क्या है और 2020 में अंतर क्या है। तो ये आप मैप पे भी देख सकते हो, मेजर पोर्ट्स है जो इंडिया में है, सीक्वेंस से लगे हुए हैं पूरे। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड में हम देख लेते हैं 2020 में एक बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी है जो हर पोर्ट को देखेगी, मेजर पोर्ट को। ये बोर्ड रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट को। 1963 वाले में जितने भी मेजर पोर्ट थे वो मेजर मतलब मैनेज होते थे रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट और उसके मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता था। नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड कंप्राइज करता है चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन, जो कि अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन में? सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन में। इसके अलावा अदर मेंबर्स में आपका एक होगा जो स्टेट गवर्नमेंट से होगा, रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और कस्टम डिपार्टमेंट। यहाँ पे बोर्ड जो है इंक्लूड करेंगे 2 to 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स और 2 मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट जो है 1963 का, उसमें क्या होता था? चेयरपर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, एक डिप्टी चेयरमैन था और कुछ नंबर ऑफ पीपल्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करती थी। वो मेनली मर्केंटाइन मरीन डिपार्टमेंट के होते थे या कस्टम डिपार्टमेंट के होते थे। पावर ऑफ द बोर्ड, ये बिल अलाउ करता है बोर्ड को कि वो यूज़ कर सकता है प्रॉपर्टी, एसेट और फंड जो फिट हो डेवलपमेंट ऑफ मेजर पोर्ट। बोर्ड रूल्स बना सकता है जो डिक्लेयर कर सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट एसेट, पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ और सर्विसेज पे। डेवलप कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे पोर्ट्स हो गया, जेटीज़ हो गया। प्रोवाइड करता है एग्जम्पशन या रिमिशन जो होगा तो होता है फ्रॉम पेमेंट किसी भी चार्जेस का या किसी भी गुड्स का, वेसल का। इसके अलावा ये इंक्लूड करता है पावर टू रेज लोन, पावर टू मेक रेगुलेशन जो कि होता है आपका एम्प्लॉयज़ का। इसके अलावा यहाँ पे पावर टू एग्जीक्यूट वर्क भी है जो प्रोवाइड करता है अप्लायंस। पावर विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग प्लेसेस भी है यहाँ पे, बाथिंग घाट भी है। पावर ऑफ द बोर्ड टू ऑर्डर सी गोइंग वेसल, ये भी है इसके अंदर। तो बड़ी सारी चीज़ है। फिक्सिंग ऑफ रेट की बात करें तो 2020 में जो बोर्ड या कमेटी है वो अपॉइंट हो जाती है बोर्ड के और यहाँ पे प्राइसेस का जो है वो डिटरमाइन रेट्स है एसेट्स और सर्विसेज का जो कि अवेलेबल है पोर्ट पे। फिक्सिंग ऑफ रेट जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। 1963 की बात करूं तो टैरिफ अथॉरिटी जो है मेजर पोर्ट्स की इस्टेब्लिश होती है 1963 के एक्ट के अंदर और फिक्स करती है स्केल ऑफ रेट्स जो होती है एसेट और सर्विसेज अवेलेबल एट पोर्ट्स। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है बोर्ड का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड अराइज कर सकती है लोन शेड्यूल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंडिया के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के बाहर। यह लोन जो है 50% से अबव जो कैपिटल रिजर्व है बोर्ड रिक्वायर करता है सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा बोर्ड पर प्रायर सैंक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेज कर सकता है कोई भी लोन। ये 1963 का है।
एजुकेटरी अथॉरिटी या बोर्ड 2020 के बिल में ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एजुकेटरी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। 1963 के में आपका जो टैरिफ अथॉरिटी है वो मेजर पोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता था। पेनल्टीज क्या है इसमें 2020 में? कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रावीन कर रहा है कि कोई भी प्रोविजन बिल का या कोई रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानना तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और एक अप टू 1 लाख रुपीज़ का उसका फाइन लग जाएगा। और 1963 में पेनल्टीज बहुत थी जो कॉन्ट्रावीन करती है प्रोविजन ऑफ एक्ट। यहाँ पे 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो ऐड करी गई थी, वो है पीपीपी प्रोजेक्ट। ये बिल डिफाइन करता है 2020 का कि पीपीपी प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट्स जो आपका कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा जो बोर्ड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कुछ प्रोजेक्ट जो है बोर्ड फिक्स करेगा टैरिफ इनिशियल बिडिंग पर्पज़ के लिए। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड यूज़ करेगा फंड्स जो प्रोवाइड करते हैं सोशल बेनिफिट। इसमें बड़ी सारी चीज़ें आएंगी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज़ में, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 3.9 का इंडाइसिस इन न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कोल इंडेक्स जो है NCI, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने स्टार्ट करा है कमर्शियल ऑक्शन कोल माइंस का रेवेन्यू बेसिस पे, रेवेन्यू शेयर बेसिस पे NCI के द्वारा। NCI एक प्राइस इंडेक्स है जो रिफ्लेक्ट करता है चेंज ऑफ प्राइस जो आया है कोल पे पर्टिकुलर मंथ रिलेटिव टू फिक्स्ड बेस ईयर। बेस ईयर जो है NCI का वो 2017-2018 का है। NCI कंप्राइज करता है 5 सब इंडाइसिस जिसमें 3 नॉन कुकिंग कॉयल आता है, कोल आता है, और 2 कुकिंग कॉयल आता है। ग्रेड की बात करें, कोल पर्टेन करता है माइन का। जो अप्रोप्रिएट सब इंडेक्स है कुकिंग और नॉन कुकिंग का वो अराइव होता है रेवेन्यू शेयर पे। इसके अलावा कुकिंग कोल जो है वो उसका जो ग्रेड है वो यूज़ हो सकता है टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कोक, जिसमें से कोई भी की इनपुट जो है प्रोडक्शन ऑफ स्टील का होता है। नॉन कुकिंग कॉयल जो है कोल, ये इसके पास हायर ऐश कंटेंट होता है और इसमें कुछ आपका किकिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती। ये मेनली थर्मल कोल फॉर पावर जनरेशन में होता है। इसके अलावा प्राइसेस जो कोल का है वो मतलब सेल चैनल का बात करता है जिसमें इंपोर्ट आता है और एग्जिस्टिंग टुडे जो कंसिडर करता है कंप्लाइंग NCI का। यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स, ये इंडेक्स एक पार्ट है NACAER लैंड पॉलिसी इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था 2019 में। इसका जो एम है फिल करता है गैप इकोनॉमिक रिसर्च पे, पॉलिसी एनालिसिस पे, सिस्टमैटिक डेटा पे। NCAER जो है इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है। नेशनल एवरेज जो इम्प्रूव हुआ है 16.2% का हुआ है जो कि 2 राउंड्स में हुआ था 2019-2021, जो कि एक कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखाता है डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड्स पे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। इसके अलावा जो पहले स्वामित्वा एक स्कीम है जिसका नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी विलेजेस एरिया। ये स्कीम लॉन्च हुई थी और लैंड टाइटल देता है ये अनमैप्ड और इनहैबिटेड पार्ट्स रूरल इंडिया का। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है EOLI या म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है यहाँ पे रिलीज़ करा था मिनिस्ट्री ऑफ होम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। इसमें 111 सिटीज़ थी जिन्हें पार्टिसिपेट करा था EOLI MPI जिसने रिलीज़ करा था 111 म्यूनसिपैलिटी को। EOLI एक असेसमेंट टूल है जो एवेलुएट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्पैक्ट करता है जितने भी सारे इनिशिएटिव है अर्बन डेवलपमेंट का, प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पार्टिसिपेटरी सिटीजन का जो इंडिया के अक्रॉस है, और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सिटी का सस्टेनेबल सिटीजन परसेप्शन। पहला एडिशन जो इंडेक्स का आया था लॉन्च हुआ था 2018 में। बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद कुछ सिटीज़ थी जो बहुत ही बढ़िया सिटीज़ थी। शिमला ने रैंक 1 करा है इस पर, ये इम्पॉर्टेंट है EOLI 2020 में, जिसका लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी थी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। MPI की बात करें म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो यहाँ पे जो ये लॉन्च हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था, जो कि EOLI मतलब आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का ही था कॉम्प्लीमेंट्री।
MPI एनालाइज करता है इंडियन म्यूनसिपैलिटी को कि कैसे वो फंक्शन करती है। इसमें इंदौर जो है वो अच्छा है, और NDMS जो है वो है लेस देन मिलियन कैटेगरी, जो कि लीडिंग म्यूनसिपैलिटी है MPI 2020 की। ठीक है, तो इंदौर की और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो है अच्छी। यहाँ पे जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स फ्रेमवर्क है वो 20 चीज़ों पे होता है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन और ये 20 चीज़ें के हिसाब से करा जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है ये पब्लिश हुआ था US कंजर्वेटिव थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। ये रैंक 12 इंडिकेटर्स पे होता है, जो प्रॉपर्टी राइट्स से होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे होता है, 4 कैटेगरी अंदर होता है, रूल ऑफ लॉ, साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी, ओपन मार्केट्स। इंडेक्स जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसके अंडर इंडिया ने रैंक करा है 28 आउट ऑफ 40 कंट्रीज एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में। इसके अलावा 121 ग्लोबली है इंडिया का रैंक आउट ऑफ 184। इम्प्रूवमेंट जो आई है बिजनेस फ्रीडम में वो ऑफसेट डिक्लाइन हुई है जुडिशियल इफेक्टिवनेस या बड़े सारे स्कोर्स जो हैं। इसके अलावा सिंगापुर ने टॉप करा है इस इंडेक्स को, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 3.10 इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट इन न्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं यहाँ पे कुछ, और कुछ न्यूज़ भी है जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स। RBI ने अनवेल करा है ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स पे है, CDS। ये एक फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बॉन्ड है जो बॉन्ड इन्वेस्टर बाई करते हैं अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है कॉर्पोरेशन में। ये एक अंडरलाइन बॉन्ड डिफ़ॉल्ट है और इशू करा जाता है CDS पेयर्स को अगर फॉर द डिफ़ॉल्ट। एक प्रीमियम चार्ज होता है रिस्क के लिए। CDS एक क्या है CDS ये समझ लेते हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स ये इशू करा जाता है इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी परमिटेड रेगुलेटरी फाइनेंशियल एंटिटी के बारे में, जो बेसिकली बैंक्स होती हैं। RBI ने डिफ़ॉल्ट करा है इंट्रोड्यूसिंग CDS 2011 में, क्योंकि CDS बहुत रिस्पॉन्सिबल थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पे, इसलिए RBI ने मना कर दिया था 2011 में। नेक्स्ट है करेंसी स्वैप। रिसेंटली सेंट्रल बैंक श्रीलंका का सेटल करा है 400 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी RBI के साथ, सार्क के अंडर, सार्क करेंसी फ्रेमवर्क के अंडर। करेंसी स्वैप क्या है, ये बेसिकली दो कंट्री के बीच में होता है, एग्रीमेंट होता है कि हम एक्सचेंज करें करेंसी, और कुछ प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो SCSF मतलब जो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है 2012 में उसने एक बैकस्टॉप लाइन फंडिंग प्रोवाइड करी थी जो शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट की थी, शॉर्ट ड्यूरेशन की थी, और ये अवेलेबल रहता है सार्क मेंबर्स के लिए। और इसमें साइनिंग होती है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट। द्वाल जो था वो डॉलर्स पे होता है, यूरो और इंडियन रुपी। निधि कंपनीज ये समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एडवाइस करा है कि इन्वेस्टर को वेरीफाई करना चाहिए स्टेटस ऑफ निधि कंपनीज निवेश करने से पहले। ठीक है, आफ्टर उनने बहुत सारी चीज़ें पता करी, जितनी भी कंपनीज थी या फॉर्म्स थी वो कंप्लाई नहीं कर रहे थे रूल्स के अंडर। पहले जो कंपनीज एक्ट था 2013 और निधि रूल्स 2014 वो अमेंड हुआ था फॉर बेटर रेगुलेशन इन कंपनीज का। निधि कंपनी बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो उनका बिजनेस होता है लेंडिंग और बोरोइंग का विद मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स। नोटिफाई होती है गवर्नमेंट के अंडर कंपनीज एक्ट 1956। FDI प्रोहिबिट होता है निधि कंपनीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन की बात करें तो रिसेंटली IDBI बैंक ने एग्जिट करा है प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन नॉर्म से। और इसका अब क्या है कि 3 जो बैंक है ये इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, UCO बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PCA के अंडर है। प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन क्या है, एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे बैंक्स को जिनके पास वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो RBI उनको निगरानी करती है। PCA फ्रेमवर्क बैंक जो रिस्क में होते हैं या स्लिप डाउन हो जाते हैं कुछ सर्टन नॉर्म्स या 3 पैरामीटर्स में, कैपिटल रेशियो, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इनके हिसाब से करता है। इसलिए RBI
कुछ रिस्ट्रिक्शन ला सकता है डीडी पे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रीच एक्सपेंशन या मैनेजमेंट कंपनसेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज या एसपीएसी। इसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से भी फैसिलिटेट कर सकता है एक लॉन्च एसपीए इंडिया में। एसपीए जो लिस्टेड होती है शेल कंपनीज होती है, वो उनका सोल पर्पस है कि वो एक्वायर करते हैं अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनीज जो मर्ज नहीं होते, मर्ज हो जाते हैं इवेंचुअली। एसपीएसी जो है उनके पास कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता उनका ओन, वो कैपिटल रेज करते हैं थ्रू आईपीओ, ताकि उनको प्राइवेट कंपनीज बाद में एक्वायर कर लें। एसपीएसी करंटली अलाउड नहीं है कि वो रेज कर सकते हैं कैपिटल थ्रू आईपीओ इंडिया में, ये इंडिया में है रेगुलेशन। उनको बोला जाता है ब्लैंक चेक कंपनीज। एसपीएसी इन्वेस्टर्स के पास कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ और कैपिटल कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेंट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ब्रेंट क्रूड जो है इसको जैसे भी प्रोनाउंस करो, सिक्योरिटी कंसर्न जो है सऊदी अरेबिया या ऑयल फील्ड की, उन्हें पुश करा है ब्रेंट क्रूड प्राइस को अबव 70% पर बैरल। ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है एक इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस है जो ओपेक कंट्रीज यूज़ करती है। अगर यूएस की बात करो तो यहाँ पे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है जो बेंचमार्क है यूएस ऑयल प्राइसेस का। तो ब्रेंट क्रूड जो है एक्सट्रैक्ट होता है नॉर्थ सी से, जबकि WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो एक्सट्रैक्ट होता है वो यूएस के ऑयल फील्ड्स होता है, जो कि टेक्सास, लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा इन जगहों पे हैं। यहाँ पे सल्फर कंटेंट जो होता है दोनों का वो वेल अंडर 1% रहता है। इसकी वजह से जो क्रूड है वो स्वीट क्रूड बोला जाता है इसको। देर ऑल्सो, इनके में एक प्रॉपर्टी है कि ये लेस डेंस मेकिंग होते हैं, इसलिए ये रिफाइन होते हैं और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, RODTEB। तो यहाँ पे आप समझो तो RODTEB एक रेम्यूनरेशन है ड्यूटीज़ का, टैक्सेस जो पेड कराते जाते हैं एक्सपोर्टर्स को प्रोडक्शन इनपुट्स पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, डीजल टैक्स हो गया, पंचायत टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया। जो आइडिया थे वो बूस्ट करता है एक्सपोर्ट और इंडिया को एक्सपोर्टर कॉम्पिटिटिव बनाता है इंटरनेशनल मार्केट पे। रिसेंटली जो बेनिफिट रेट्स है पेएबल है एक्सपोर्टर्स इस स्कीम के अंडर डिले करे जाते हैं इस इशू के अंदर। इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो है सेबी ने बड़े सारी चीज़ें इजी कर रखी है स्टार्टअप को, जो लिस्ट होती है आईजीपी में। 2019 में आईजीपी का एम यही था, प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप कंपनीज को कि उनको अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर्स को लिस्ट करा जाए अपॉर्चुनिटीज़ पे। इसका ये भी रहता है कि मच मोर रिलैक्स फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और यहाँ पे आईजीपी जो है एक प्लेटफॉर्म है जो प्रॉमिस करता है इंक्रीज कैपिटल अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली, और ये ऐड करता है एडवांटेज एनेबलिंग एग्जिट फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स। इसके अलावा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। इंडेक्स जो ट्रैक करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डिफरेंट सेक्टर्स इकोनॉमी पे। आईआईपी जो नंबर है मेजर करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका जो पीरियड होता है अंदर रिव्यू रहता है और यूजुअली 1 मंथ के लिए रहता है एज अगेंस्ट द रेफरेंस पीरियड। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी 3 ब्रॉड सेक्टर्स है आईआईपी के अंडर जो आते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कोर सेक्टर्स में आपका जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, ये सारे आते हैं जो कि 40% वेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, जिसमें आईआईपी आते हैं। आईआईपी का जो डेटा है कंप्लाइंट होता है और पब्लिश करा जाता है। डेटा जो पब्लिश होता है वो MOSPI के अंडर होता है। नेक्स्ट जो है वो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंटरनल इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो इंडस्ट्री है उन्हें रिलीज़ करा है 8 कोर इंडस्ट्री जो फरवरी 2021 में है। इसके हिसाब से डिक्लाइन आया है 4.6% का 8 सेक्टर्स में। अकाउंट करता है 40.27% वेट आइटम्स का, जिसमें आईआईपी भी आता है। 8 कोर सेक्टर्स में आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। सेफगार्ड ड्यूटी में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट करा है रिकमेंडेशन डायरेक्टोरल जनरल का ट्रेड रेमेडीज़ का, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इम्पोज करता है 10% सेफगार्ड ड्यूटी, जो कि इंपोर्ट करता है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर।
सेफगार्ड ड्यूटी एक टेम्परेरी रिलीफ है, प्रोवाइड करता है जब इंपोर्ट्स प्रोडक्ट के इंक्रीज होते हैं अनएक्सपेक्टेडली, और पॉइंट आउट करता है जब वो थ्रेटन होता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उन सेम गुड का। प्रोविजन जो है सेफगार्ड करता है ड्यूटीज़ वो प्रिस्क्राइब्ड है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। काउंटर साइक्लिंग कैपिटल बफर जो है CCYP, RBI ने डिसाइड करा है कि वो एक्टिवेट नहीं करेंगे काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। और CCYP एक इक्विटी कैपिटल है जो बैंक के साथ रखा जाता है ताकि वो बिजनेस साइकिल रिलेटेड रिस्क को देखा जाए। उनका एम ये रहता है कि वो बिल्ड कर रहा है बफर कैपिटल का गुड टाइम्स में। सेकेंड है रिस्ट्रिक्ट करता है बैंकिंग सेक्टर जो फॉर्म करता है इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग, और यहाँ पे पीरियड जो एक्सेस ग्रोथ का रहता है वो भी रहता है। इसके वजह से ये पार्ट बना था बेसल 3 नॉर्म्स का 2010 में पोस्ट 2008 रिसेशन, जो कि क्रिएट करता है रेजिलेंस बैंक में और बैंकिंग सिस्टम में। RBI ने इशू करा है कुछ गाइडलाइंस CCYP 2015 में, और वो जो रेशियो रखा है 0% रखा है एवर सिंस। इसके अलावा ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे रिसेंटली RBI ने डिसाइड करा है कि वो अंडरटेक करे इसका खुद का वर्जन इसका ऑपरेशन ट्विस्ट का, और ब्रिंग डाउन करे 10 ईयर यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ड्राइव करे मॉनेटरी ट्रांसमिशन। ऑपरेशन ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि RBI ने ये फॉलो बहुत करा है ये इस टाइम पे। ये सेंट्रल बैंक को डिसाइड करता है कि वो साइमल्टेनियसली बाय करे लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज़ बट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को भी सेल आउट करें। तो ये दोनों चीज़ कर रहा है। इसलिए कन्वेंशनल ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो सेंट्रल बैंक को बाय करता है एसेट को और सेल करता है सिक्योरिटी सेम ड्यूरेशन में। करेंसी वॉच लिस्ट की बात करें तो US ने प्लेस करा है 11 कंट्रीज़ को, जिसमें आता है इंडिया, चाइना, जर्मनी, इटली करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग लिस्ट में। इस लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं US फील करता है कि वो इंगेज हो रही है अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में और डिलिबरेटली डिवैल्यूएट करता है अपनी करेंसी अगेंस्ट डॉलर। डिवैल्यूएशन रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर द कंट्री और आर्टिफिशियली वो रिड्यूस करता है ट्रेड डेफिसिट। इसकी वजह से डेजिग्नेशन इमीडिएटली अट्रैक्ट नहीं करती कोई पेनल्टी, बट ये डेंट करती है कॉन्फिडेंस कंट्री के ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे। ठीक है, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है NRTP एक पर्सन है जो ओकेजनली अंडरटेक करता है ट्रांजेक्शन जिसमें आता है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, बट कोई फिक्स नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस और या रेजिडेंस इन इंडिया। GST लॉ के अंडर ये सेपरेट प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन का, रिटर्न्स का, रिफंड्स का उनके लिए। डोमेस्टिक टैक्स पेयर्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो GST के अंदर होती है उनको ज़रूरत है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक्सीड करे प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड। NRTP रिक्वायर्ड है कंपल्सरी रजिस्टर करे इंडियन GST लॉज के अंडर इरिस्पेक्टिव क्या उनका क्वांटम टर्नओवर इन्वॉल्व हो। कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स जो है इसको न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी बुलाता है। ये की इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। दो इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला है रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। आर्बिट्रल अवार्ड्स बनाए जाते हैं किसी भी टेरिटरी ऑफ कंट्री में। कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट करता है यहाँ पे जो सीज है मैटर जो है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीज जिनके पास आर्बिट्रल अग्रीमेंट है उनको रिक्वेस्ट है कि वन ऑफ द पार्टीज को रिफर करें आर्बिट्रेशन को, और ये अडर करते हैं 160 नेशन में जिसमें इंडिया भी आता है। की तरफ बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में जो उतर रही हैं। सबसे पहला है बेटर देन कैश अलायंस BTCA। रिसेंटली BTCA इंडियन गवर्नमेंट के साथ और FICCI ने होस्ट कराया मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021। BTCA बेसिकली UN में एक पार्टनरशिप है बेस्ड एट UN, और ये एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, कंपनीज की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एस्केलेरेट करता है ट्रांजेक्शन जो कैश से लेके डिजिटल पेमेंट पे होती है, और ये अचीव करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। BTCA बेटर देन कैश अलायंस जो है इसमें इंडिया भी आता है और ये कमिट करता है डिजिटाइजेशन पेमेंट ताकि एफिशिएंसी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो और इकोनॉमीज बिल्ड हो। सेकेंड पॉइंट है सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी CRCL नई दिल्ली में जो आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CRCL ये रिकग्नाइज्ड है एज अ रीजनल कस्टम लेबोरेटरी जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में है, एशिया पैसिफिक
रीजन में। CRCL इस्टेब्लिश हुआ था 1938 में अंडर किसके अंडर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के अंडर। हेडक्वार्टर्स जो है 14 रेवेन्यू लेबोरेटरीज में। असिस्ट करता है फील्ड फॉर्मेशन जो केमिकल एनालिसिस पे है। कुछ सैंपल लेता है वेरियस ट्रेड कमोडिटीज़ को और इनेबल करता है ड्यूटी असेसमेंट। WCO जो है इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल में है। डेवलप करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, फोस्टर करता है कोऑपरेशन जो फैसिलिटेट करता है लेजिटिमेट ट्रेड। इंडिया चेयर था, इसका वाइस चेयर था एशिया पैसिफिक रीजन WCO का फ्रॉम 2018-2019। FATF की बात करूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये लास्ट सेगमेंट है इसका। पाकिस्तान इस टाइम कंप्लीट कर लिया है 27 पॉइंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो और / कॉम्बैक्टिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्शन प्लान ने हेल्प करा है कंट्री को एग्जिट करने के लिए फ्रॉम ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान सभी को पता है कि ग्रे लिस्ट के अंडर है FATF की, जो कि है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, FATF क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में आई थी। एक कॉम्बैक्ट, इसका मेन एम है कॉम्बैक्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और बड़ी सारी जो चीज़ें रिलेटेड है इसके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के। तो इंडिया मेंबर है FATF का, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये न्यूज़। इसी के साथ ही ये न्यूज़ ख़त्म हो जाती है चैनल और इसके बाद आप देख लो।